So we have learned so many concepts now. One more concept in the series of capital gain. Actually, this is very big concept. But at intermediate level, you don't have to take it very seriously. At the same time, you need to have a complete understanding of GST on this transaction. तो पूरा एक टैक्सेशन का उसका एक अलग से ही एक हेड बनता है, टैक्सेशन ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो. एक कोई पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, थोड़ा बूढ़े अंकल है, ये पकड़ लो अपने 50s या 60s में हैं, और इनके पास एक बहुत बड़ा लैंड है, सिटी में प्राइम लोकेशन पे लैंड है, बट ही डजंट हैव मनी टू डेवलप दिस लैंड. लैंड बेचेंगे तो इनको पैसा मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कुछ अगर डेवलपमेंट करके सेल करते. डेवलपमेंट करने का ना इनके पास ताकत है ना पैसा है. और कोई एक बिल्डर है, कोई एक बिल्डर है पकड़ लो, जैसे L&T ले लो. एक कोई बिल्डर है अपने पास. बिल्डर का प्रॉब्लम क्या है? L&T के पास तो बहुत पैसा है, L&T का नहीं लेते ना, ठीक है ना. तो अपन बिल्डर तुम्हारे बैच में से किसी को बनाते, अपन शिव को बनाते बिल्डर, शिव डेवलपर. अब शिव का इशू क्या है देखो, शिव के पास आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, लेबर है, रॉ मटेरियल सप्लायर उसके कांटेक्ट में है, उसके पास टेक्निकल नो हाउ है कि कैसे बिल्डिंग बनाते हैं. शिव के पास खाली क्या नहीं है, तो शिव के पास लैंड नहीं है. अगर शिव ने पैसा लैंड परचेस करने में लगा दिया कहीं से भी अरेंज करके, तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा. तो बिल्डर का प्रॉब्लम है कि बिल्डर के पास लैंड नहीं है, और ये ओनर जो लैंड लॉर्ड है, ठीक है ना, लैंड का ओनर है, उसके पास बिल्डिंग बनाने के लिए ना नॉलेज है ना पैसे हैं. आपको नहीं लग रहा इन दोनों को अगर मिला देंगे तो एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? अरे अगर ये दोनों ने अगर जेवी बनाया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ना. ये लैंडलॉर्ड अपनी बिल्डिंग, अपनी लैंड बिल्डर को दे देगा, बिल्डर इसके ऊपर बिल्डिंग बना देगा, और सर बिल्डर इस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना के क्या करेगा फिर? बिल्डर इस बिल्डिंग, यहाँ पे जब बिल्डिंग बनेगी, पकड़ लो 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनेगी, 20 फ्लोर्स में से पकड़ लो 8 फ्लोर जो है बिल्डर खुद के लिए रखेगा, और 12 फ्लोर जो है वो लैंडलॉर्ड का दे देगा. तो ये पकड़ लो जमीन अगर एज इट इज बेचता तो इसको 5 करोड़ मिलता, 500 लाख मिलता. अभी ये 12 फ्लैट अगर ये बेचेगा मार्केट में तो मिनिमम ये 1500 लाख कमाएगा. ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मिनिमम 15 करोड़ कमाएंगे. अभी ये 12 फ्लैट बेच के मिनिमम 15 करोड़ कमाएंगे. बहुत ही अच्छा लैविश फ्लैट बनाया उन्होंने अच्छी सिटी में. तो ये फायदेमंद है ना? क्या ये लैंडलॉर्ड के लिए फायदेमंद है? जल्दी बोलो. यस, बहुत फायदा है. क्या ये बिल्डर के लिए फायदे का है? हाँ सर. बिल्डर ने पकड़ लो ये 8 फ्लैट बेच के पकड़ लो उसने 10 करोड़ कमाया. बिल्डर ने 8 फ्लैट बेच के 10 करोड़ कमाया. उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा होगा हार्डली कहीं पे तो एक 4 से 5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा होगा, तो उसने भी 4-5 करोड़ कमा लिए ट्रांजैक्शन में बिना लैंड परचेस किए. अगर वही बिल्डर को मैं बोलता 5 करोड़ लगा के लैंड खरीद ले, तो बेचारा लैंड अगर खरीदता तो उसके पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे नहीं बचते. इसलिए जॉइंट डेवलप अग्रीमेंट. अब मुझको इस सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज इसलिए क्योंकि मेरे 3 क्लाइंट है रियल एस्टेट के. मैं उतनी सारी बातें आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टेक्निकल है. अब इसमें इश्यू समझो तुम क्या है. इश्यू समझो, ये जो लैंडलॉर्ड है इसको पैसा कब मिलेगा रे बाबा? जब ये फ्लैट बिकेंगे तब ना, या जब ये फ्लैट बनेंगे तब उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी आएगी, राइट? जिस दिन लैंड हैंड ओवर किया बिल्डर को उस दिन तो उसको कुछ नहीं मिला ना. जिस दिन उसने लैंड का ट्रांसफर मारा तभी तो कुछ नहीं मिला. तो यहां पे हमने क्या बात की है कि सर अगर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट आप कर रहे हो, कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड अग्रीमेंट एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एचयूएफ. लैंड यूजुअली इंडिविजुअल एचयूएफ के पास ही है इस दुनिया की, ठीक है ना. तो सर आपका पहले तो इनकम क्या बनेगा? इनकम जो मॉनिटरी पकड़ लो इस ट्रांजैक्शन में बिल्डर ने इनको, क्योंकि इन्होंने अपना घर वगैरह जमीन खाली की है यहाँ से, तो बिल्डर ने इनको अलग से 2 करोड़ रुपए कैश दिया था, ठीक है ना. तो खाली 2 करोड़ रुपए कंसिडरेशन नहीं है,
आपके दो कंसिडरेशन है, आपको दो चीजें मिल रही है इस लैंड के बदले में। एक तो 2 करोड़ का पैसा मिला और ऊपर से 15 करोड़ मार्केट वैल्यू के फ्लैट मिल गए, तो 17 करोड़ रुपया आपका सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। तो पहले तो वो समझो कि यहाँ पे दो कंसिडरेशन होते हैं, नॉन मॉनिटरी जिसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ता है, अनमॉनिटरी कंसिडरेशन अगर बिल्डर ने कुछ दिया होगा तो। सर टैक्स कौन से ईयर में करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब बिल्डिंग को सीसी मिल जाएगा, सारे एंगल से बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहां की लोकल अथॉरिटी आके उस बिल्डिंग को सीसी देती है, तो वो सीसी जब मिलेगा उस साल ये टैक्स होगा। सर सीसी मिलेगा उस साल क्यों टैक्स होता है? क्योंकि अगर बिल्डिंग रेडी हो गई है तो बाय दिस टाइम यू मस्ट बी एबल टू सेल द बिल्डिंग। बिल्डिंग पूरा 100% रेडी हो गई है, इनफैक्ट बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल होती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर भी बोला एक काम करो, जब आपको सीसी मिलेगी तो आप टैक्स भर देना। तो इन्होंने इसको पोस्टपोन करके रखा है टैक्स लाइबिलिटी को, बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, इससे ज्यादा कैपिटल गेन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी एक पॉइंट है कंपनी का है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी फाइनल के लिए रिजर्व रखो, इसमें ना वो डीम डिविडेंड अपना 222C का और इसका कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसको जाने दो। ओके, ये IFRS में हमने डीम डिविडेंड के बारे में कुछ बातें की थी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बायबैक की बात मैं आपसे करके चलता हूं। बायबैक जो होता है ना, बायबैक ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। बायबैक के ऊपर आज इंडिया में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? अगर इन्फोसिस ने अपना जो कंपनी है इन्फोसिस ने अगर कल बायबैक किया, तो ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके पकड़ लो 20 लाख शेयर होल्डर्स ने बायबैक के लिए अप्लाई किया, तो एज अ गवर्नमेंट आप मुझे बता दो, इज इट इजी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम 12 लाख शेयर होल्डर्स या एक कंपनी? बायबैक समझते हो ना, शेयर रिटर्न लेके देने का और पैसे ले लेने का, कंपनी को शेयर दे देने का, कंपनी से पैसे लेने का। इश्यू के अपोजिट, इश्यू में हम कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी हमें शेयर देती है। बायबैक में कंपनी शेयर्स ले लेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, हमें पैसे दे देगी, उसको बायबैक प्राइस बोलते हैं, बायबैक प्राइस। तो आप बताओ ना, टैक्स किससे लेना आसान है, शेयर होल्डर से, 20 लाख शेयर होल्डर से, या एक कंपनी से? अरे टैक्स का रिकवरी कहां से इजी है? कंपनी से। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया हुआ है, ये सेक्शन इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। 115 क्वा सीए इंटर क्या सीए में इंटर किया है, 115 क्वा QA करके एक सेक्शन है जो बोलता है कि मैं बायबैक को टैक्स करेगा एट द रेट ऑफ 20% ऑफ टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस। तो कैलसी पे आपको 20 लेना होता है, 20 प्लस 12% मारना होता है तो 22.4 आएगा, प्लस 4% करना होता है तो 23.296 आता है इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। तो कंपनी बायबैक टैक्स भर देती है, कंपनी ने खुद बायबैक टैक्स भर दिया है बायबैक प्राइस के ऊपर, तो शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जम्प्ट हो जाता है। ये होता है कंपनी के केस में, भले कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एनी अदर सिचुएशन देन कंपनी है, या ये शेयर्स नहीं है, ये डिबेंचर है, ये प्रेफरेंस अपना क्या बोलते हैं, यूनिट्स है, बॉन्ड है, अगर कुछ अलग है तो कंपनी के ऊपर बायबैक टैक्स नहीं लगता, फिर शेयर होल्डर के हाथ में 46A में टैक्स लगता है बायबैक प्राइस के ऊपर। अगेन ये पॉइंट भी फाइनल के एंगल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के एंगल से नहीं है। मुझे खाली ये 1034 बताना था कि बायबैक शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर्स का बायबैक एग्जम्प्ट होता है, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। चलो एक तो ये बातें कर ली मैंने, फिर ये भी बात हो गई। सेक्शन 50 और 50 ये दोनों के दोनों सेक्शन में PGBP में आपको पढ़ाता हूं, सेक्शन 32 में ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं मैं, आप याद आ रहा है आपको थोड़ा? तो ब्लॉक सीज टू बी एग्जिस्ट, ब्लॉक जब सीज हो जाता है तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ट्रांसफर करते हैं पैसा, याद आ रहा है कि आपको? प्लीज बता दो। हाँ, तो वो 32 में जो हमने पढ़ा था वहां पे सेक्शन 50 को रेफर किया गया था, तो यहाँ पे फिर से पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो आप PGBP के लेक्चर प्लीज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है जो इंटरमीडिएट के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हमने ऑलरेडी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लिए, तो इसको मैं पेंडिंग रखता हूँ, इसको इन दोनों को, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 50B 50 इन तीनों को भी रख देता हूँ, एक काम करता हूँ ये इसके कनेक्टेड में, इन तीनों को मैं पेंडिंग रखता हूँ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब आप थोड़े और फ्रेश रहोगे।
ये दो छोटे छोटे पॉइंट है, उनको भी खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट, वैसे तो ये सेक्शन 45(1) में टैक्सेबल होता है, यहाँ से फिर यहाँ फिर क्यों रखा हुआ है? एक एग्जांपल मुझे आपको देना है, इसलिए रखा है यहाँ पे इसको। मुझे बताओ, अगर मैंने, ये मैं हूं राम पाटिल, ठीक है ना, और ये आप लोग हो, पकड़ लो, यहाँ पे आयुष है। राम ने आयुष को गोल्ड दे दिया, उसके बदले ने आयुष ने मुझे घर दे दिया, ठीक है ना। राम ने आयुष को क्या दे दिया? गोल्ड, और उसके बदले में एक्सचेंज में घर दे दिया। आपको नहीं लग रहा यहाँ पे दोनों को कैपिटल गेन लगेगा? क्योंकि इसने भी जो ट्रांसफर किया वो भी कैपिटल एसेट है, इसने जो ट्रांसफर किया वो भी कैपिटल एसेट है, राइट? यस। हाँ, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे लेंगे? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि नॉन मॉनिटरी है, ये एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हुआ है, दिस इज एक्सचेंज। तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पैसा तो है नहीं, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू किस चीज का लो, मुझे वो पूछना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है। मेरा कैलकुलेशन में फेयर मार्केट वैल्यू किस चीज का लूं? गोल्ड का फेयर मार्केट लूं या घर का फेयर मार्केट लूं? गोल्ड या हाउस प्रॉपर्टी? मैंने आयुष को गोल्ड दिया है, आयुष ने मुझे घर दिया है, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में दोनों फेयर मार्केट होंगी, गोल्ड का भी फेयर मार्केट वैल्यू दिया जाएगा और घर का भी। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मुझे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए ना बाबा। मेरे बुक में बताओ कंसिडरेशन क्या है, गोल्ड है कि घर है? गोल्ड। अरे नालायक लोगों, मैंने गोल्ड बेचा है ना रे, मुझे मिला क्या है? कंसिडरेशन क्या होता है? जो मिलता है वो कंसिडरेशन होता है ना। तो ये घर मिला ना मुझे, तो मेरे लिए कंसिडरेशन घर का है। तो आयुष को क्या मिला? आयुष को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ पे भी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन आयुष को कंसिडरेशन गोल्ड का लेना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू गोल्ड की लेनी पड़ेगी। बात क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सर? फेयर मार्केट वैल्यू ही लेना होता है। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू कौन से असेट की लेनी होती है? असेट विच इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज। क्या दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, क्या लिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको लेनी पड़ती है। चलो ठीक है, इमेजिन करो कि मैं डॉक्टर हूं, इमेजिनेशन में ये हो सकता है मैं डॉक्टर, इमेजिन करो कि मैं डॉक्टर हूं और मेरे टेबल पे एक पेशेंट है, ठीक है ना, ये ऑपरेशन बेड, ऑपरेशन चालू है इस पेशेंट का, और मैं इस पेशेंट को बोलता हूं कि भैया कुछ भी हो सकता है, दिस माइट बी द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है। आपको नहीं लग रहा ये पेशेंट मुझको कुछ भी देने के लिए रेडी हो जाएगा? मैंने बोला बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है, मिनिमम 10 लाख रुपया लूंगा भैया आपसे, 10 लाख रुपया पहला डिपॉजिट करो तो आपकी बॉडी ओपन करेंगे हम, बहुत बड़ी हार्ट सर्जरी है। तो ये पेशेंट बोलता है सर मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं है, लेकिन एक काम करो मेरे पास ना घर है, घर ले लो आप, ठीक है ना, घर की वैल्यू 40 लाख रुपया है, लेकिन बोलता है सर घर ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर ले लो मेरा, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे घर है, ये गरीब नहीं है, इसके पास कैश नहीं है खाली अभी। बोलता है साहब तो मेरी जान बचा लो, मैं आपको घर दे दूंगा। ऐसा इसने प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करके रख दिया उधर टेबल पे। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, 2 दिन तक ऑपरेशन चला, बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, इसकी जान बच गई। तो कैपिटल गेन किसको लगेगा मेरे एग्जांपल में? डॉक्टर को कैपिटल गेन लगेगा कि पेशेंट को कैपिटल गेन लगेगा? घर ट्रांसफर हो रहा है ना, पेशेंट को लगेगा, तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने का ट्राई करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ती है। पेशेंट को क्या मिला डॉक्टर से? लाइफ। लाइफ की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नहीं। अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो ये 1 आध हफ्ते में मर जाता है ये पेशेंट, नहीं। तो ऐसे केस में क्या करोगे? व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट असर्टेनेबल, तो क्या कर लोगे आप? कुछ तो लेना पड़ेगा ना, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। कैपिटल गेन तो पक्का हुआ है क्योंकि घर ट्रांसफर किया इसने, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो चुका है, टैक्स तो लगेगा। तो जहां पे समझ रहा है ना, अभी आपको जो मिला उसका वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो,
तो जहां पे फेयर वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल, आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो हमें क्या करना होता है, फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ता है ऑफ असेट ट्रांसफर्ड। ये एक्सेप्शनल है, ये इसका एक्सेप्शन है, तुम समझ रहे हो ना, कैपिटल गेन इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। यूजुअली हम जो हमें मिला उसकी फेयर वैल्यू लेते हैं, लेकिन अगर जो हमें मिला अगर उसकी फेयर वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा आपको क्या मिला या उसकी वैल्यूएशन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, बोलो यार। ट्रांसफर। ट्रांसफर, क्योंकि जो ट्रांसफर किया वो घर था, घर का तो वैल्यूएशन किया जा सकता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है। एक जमाने में ये टैक्स नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू नहीं होती थी, तो वैल्यू नहीं तो टैक्सेबल कैसे करोगे, लेकिन अभी ये टैक्सेबल हो जाता है। तो इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पे इस टेबल की। इस टेबल में मेरी कुछ बातें पेंडिंग है, वो पेंडिंग बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। 3 सेक्शन मैंने इस चैप्टर, इस पूरे चार्ट में से पेंडिंग इंटेंशनली रखे हुए हैं। 50B, 50C और 50C, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एंड आई डोंट वांट टू डू इट इन हरी। इसको जो जस्टिफिकेशन मिलना है वो मिलके रहेगा। तो लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर गिविंग मी एक्स्ट्रा टाइम टुडे फॉर one more session.